हम लोग आज फिजिक्स का जो वर्चुअली है पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स में जो कि तुम्हारा क्लास 11 का है, उसमें तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर तो फिजिकल वर्ल्ड दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में, और एस सी वर्मा के बुक में पहला जो चैप्टर है तुम्हारा जो कि दिया हुआ फिजिक्स में तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशन के नाम से है। तो हम लोग जो है आज फिजिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं। जो फिजिक्स के बारे में जहाँ तक है तुम लोग को जो 11 क्लास का पढ़ाई करना है, तो उसमें क्या है तुमको कि फिजिक्स में एनसीईआरटी की बुक तो है ही, जो कि तुम्हारा बेसिक बुक है, जो कि जिसके आधार पर सारा चीज़ सिलेबस भी तुम्हारा तय करता है। और इसके सपोर्ट में तुम्हारा जो कि बुक है, जो कि एस सी वर्मा की बुक है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, जो कि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों दो फॉर्म आता है, जो उसमें क्लास 11 12 के टोटल सिलेबस कवर हो जाते हैं। इसके अलावा जो है जो कि जेई मेंस, जे एडवांस या इन सबों के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक होती है, और मतलब फिजिक्स सीखने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। तो इन दोनों के आधार पर हम लोग का जो लेक्चर होगा इन्हीं दोनों बुक के आधार पर तैयार होगा। ये जो वीडियो लेक्चर तुम लोग को दिया जाएगा जो पूरे सिलेबस में, जो कि 11 12 का दोनों होगा, तो वो इसी दोनों बुक के आधार पर हम लोग का वीडियो लेक्चर तैयार होगा, जिसमें कि एनसीईआरटी और एस सी वर्मा का जो फिजिक्स है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उन दोनों को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और इतने कंसेप्ट आपको बता दिए जाएंगे जिससे कि वो सॉल्व कर सकें। और बहुत से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सबों का भी वीडियो में जहाँ पर एग्जांपल के रूप में हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो चैप्टर के लास्ट में हैं एस सी वर्मा के या एनसीईआरटी के जो सॉल्विंग जो क्वेश्चंस होंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, उसमें जो कि इंपॉर्टेंट होंगे उन क्वेश्चन को या जो भी स्टूडेंट का जो डाउट होगा उन सबों का एक अलग से वीडियो लेक्चर कंसेप्ट के समाप्त होने के बाद उसको बता दिया जाएगा। और जो भी इसके अलावा जो भी स्टूडेंट का होगा, जो स्टूडेंट की चाहेंगे कि जिसको ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, जो नहीं बना पा रहे हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वगैरह, जो कि काफ़ी रहते हैं, जो क्लास 11 के फिजिक्स के में बहुत से क्वेश्चंस बनाने होते हैं जो कि न्यूमेरिकल ही कहलाते हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है फिजिक्स के सारे में न्यूमेरिकल्स ही बनाने होते हैं, जिसमें कि न्यूमेरिकल का अर्थ हो गया कि तुम्हें जो क्वेश्चंस हैं उस पर बेस्ड वो बनाने होते हैं। बोर्ड के एग्जाम में थ्योरी भी आते हैं, तो सबों का अपना इंपॉर्टेंस है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड जो कि तुम्हारा बुक है, तो एस सी वर्मा का बुक तुम उसमें काफ़ी बेहतर है। और एनसीईआरटी की एक एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है ही, एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पलर की भी बुक आती है। तो इन सब बुक से मिला करके तुम पढ़ाई कर सकते हो। और जहाँ तक कि अगर तुम्हें कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, एडवांस के लिए और जो भी प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तुम हमारा जो राइस ट्यूटोरियल का ऐप बना हुआ है, जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, तो उसको तुम डाउनलोड कर सकते हो। उसमें तुमको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे नोट्स मिल जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे हर एक चैप्टर से। और इस प्रकार तुम अपने किसी भी चैप्टर्स को क्या पढ़ाई कर सकते हो। तो तुम जो है उस राइस ट्यूटोरियल ऐप में जा करके उसमें तुमको जाओगे तो उसमें तुम पर्सनल कॉन्टैक्ट का नंबर भी होगा, जिस स्टूडेंट को न्यूमेरिकल बनाने में या किसी को चीज़ को समझने में नहीं दिक्कत हो रही है, तो वो हमसे संपर्क भी कर सकता है। और उसमें जो है उसमें लाइव क्लासेज, जो डाउट क्लासेस हो गए, इन सबों का भी अरेंज किया जाएगा। तो एक फुल फ्लेज्ड ऐप है जिससे कि आप जे मेंस जे एडवांस तक की पढ़ाई कर सकते हैं। और बोर्ड लेवल का भी उसमें तैयारी हो जाएगा, क्योंकि उसमें नोट्स भी उपलब्ध हैं। तो आप उसके आधार पर बोर्ड भी दे सकते हैं, जो भी आपका 12 का बोर्ड होगा वो भी आप दे सकते हैं। 11 के स्कूल के एग्ज़ाम देने के में भी आपको मदद करेगी। तो इस प्रकार ये फुल फ्लेज्ड तुम्हारा क्या होगा, एक कोर्स होगा। तो हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में जो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जाहिर है कि तुम्हारा जो है फर्स्ट यही चैप्टर है जिससे कि तुम्हारे किसी भी एग्ज़ाम में मार्क्स, स्कूल एग्ज़ाम हो या तुम्हारा क्या कहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इसी से इवोल्यूशन होगा। यहाँ तक कि नीट में भी तुम्हारा जो है जो भी पूछे जाते हैं प्रश्न, उसके लिए भी ये सब जो बुक्स हैं, जो मैंने कहा कि उसके क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल कम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंसेप्ट को समझना कभी भी ज़रूरी होता है। तो कंसेप्ट को जो समझना चाहते हैं तो उन सबों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स होंगे ये काफ़ी मदद करेंगे। और इस तरह से हम लोग अब आज का जो वीडियो लेक्चर है, जो वीडियो लेक्चर सारे वीडियो लेक्चर्स के जो हमारे जो क्लास होंगे पूरे फिजिक्स के क्लास 11 12 सारे के राइस ट्यूटोरियल ऐप पर तुम्हें उपलब्ध होंगे, जो कि प्ले स्टोर से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। जो कि तुम अगर यूट्यूब पर इसको देख रहे हो तो उसका लिंक भी प्रेजेंट होगा। और इस तरह से हम लोग जो है आज का जो क्लास है, जो कि तुम्हारा चैप्टर है मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, और एक टर्म होता है डायमेंशन।
तो इन सबों को पढ़ेंगे। फिर मेजरमेंट के बाद इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, टाइम। फिर मेजरमेंट जब कोई भी चीज़ का करते हैं आप तो उसमें एरर होती है, क्योंकि एरर का मतलब ये हो गया कि तुमको किस हद तक, अप टू व्हाट एक्सटेंट यू वांट टू मेजर द क्वांटिटी। तो सब चीज़ का एक जो डिग्री ऑफ रिजोल्यूशन है तुमको, उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, उससे कम मेजर नहीं कर सकते हैं। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसकी अपनी एक लिस्ट काउंट होती है, चाहे कोई भी एक्सपेरिमेंटर है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी अपनी एक एक्सपीरियंस की लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो सकता है जिसके कारण एरर हो, एक रैंडम एरर होता है। तो ये एरर एनालिसिस भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो इस प्रकार से इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो पहला जो टॉपिक होगा तुम्हारा, जिसमें कि हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूनिट पढ़ते हैं, देयर आफ्टर हम लोग मेजरमेंट डायमेंशन पढ़ेंगे, जिसके आधार पर तुम यूनिट और डायमेंशन के आधार पर तुम जो है एस सी का जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें उसको भी बना सकते हो। जो एस सी का फर्स्ट एक्सरसाइज जो तुम्हारा है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आज तो पहले देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में, जो हमारा पहला क्लास है चूँकि, तो इसको छोटा ही रखेंगे। तो इसमें हो सकता है कि यूनिट बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में तुमको छोटा छोटा ही रखेंगे, डायमेंशन बताएंगे, डायमेंशन का यूजेज। तो ये सब धीरे धीरे आते जाएंगे। फिर मेजरमेंट होंगे, तो छोटे छोटे क्लास होंगे जो कि आपको धीरे धीरे आप काम करते जाइए और इस प्रकार से पूरे सिलेबस को तुम 11-12 को मेरे साथ कंप्लीट कर सकते हो। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला चीज़ है यूनिट। व्हाट इज यूनिट? ये बहुत ही कॉमन सा है। तुम यूनिट क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी in terms of which similar physical quantities can be measured is called unit. तो फिजिकल क्वांटिटी जिसके टर्म में हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। तो जैसे कि तुमको लेंथ है, लेंथ का क्या होगा यूनिट? लेंथ का यूनिट होता है तुमको एग्जाम्पल के रूप में द यूनिट ऑफ लेंथ इज, क्या क्या होता है यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ईटीसी। तो ये सब क्या है? यूनिट है तुम्हारे। इसी टाइप से मास के भी यूनिट हैं तुम्हारे। मास के यूनिट क्या होते हैं? ग्राम, किलोग्राम। तो सिमिलरली वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। तो ये सब यूनिट कहलाता है, जिसके टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। तो जो यूनिट कहलाता है, तो यूनिट के जो सिंपली है कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। जैसे जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का पहले चर्चा कर लेते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या है तुमको? जैसे कि पहला है सिस्टम, तुमको है फर्स्ट सिस्टम हो गया जैसे सीजीएस सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या क्या कौन कौन से यूनिट होंगे? इस सिस्टम में, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ ये सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। इन दिस सिस्टम the unit of length, mass, इस सिस्टम the unit of length, mass and time is
सेंटीमीटर कॉमा ग्राम एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली, ये सब होते हैं तुमको सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली। CGS पर सिस्टम कहलाता है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड होते हैं। तो इसमें जो है तुमको C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। लेंथ का हो गया सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। दूसरा जो सिस्टम है तुम्हारा, ये सब काफ़ी आसान से चीज़ हैं जो कि तुम लोगों को पता भी होगा, तो फिर भी जब स्टार्ट करते हैं तो ये सब बताना ही है। तो CGS सिस्टम है। दूसरा तुमको है ये सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं FPS सिस्टम। FPS सिस्टम, तो इसमें क्या क्या है तुमको, जैसे कि यूनिट ऑफ लेंथ का यूनिट क्या होगा, लेंथ का हो गया फुट, यूनिट ऑफ F फॉर फुट, यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगा तुमको, फुट हो गया, फुट या फीट। यूनिट ऑफ मास क्या होगा तुमको, पाउंड, और यूनिट ऑफ टाइम इक्वल्स टू सेकेंड। तो ये होगा तुमको फुट पाउंड सेकेंड। इसमें जहां तक है तुमको कुछ चेंजिंग है, जो कि कुछ जो सिंबल्स हैं उसको कर सकते हो तुम। जैसे कि 1 फुट में कितना होता है, 1 फुट इक्वल्स टू 12 इंच होता है। चलो यहां लिख देते हैं, देखो 1 फुट इक्वल्स टू 1 फुट इक्वल्स टू 12 इंच। 1 फुट इक्वल्स टू 12 इंच। 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर, और 3 फुट इक्वल्स टू 1 यार्ड होता है, और 1760 मतलब 1760 यार्ड इक्वल्स टू 1 माइल। 1 माइल, तो ये तुमको जो है एक कन्वर्सन हो गया। फिर से इसको देख ले सकते हो, 1 फुट इक्वल्स टू क्या था, 12 इंच। 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर, और इससे बड़ा यूनिट है, फुट से बड़ा यूनिट है, दैट इज यार्ड है। 3 फुट इज इक्वल टू 1 यार्ड, और 760 यार्ड इक्वल्स टू 1 माइल। तो आजकल FPS का यूज कम आता है। और जहाँ तक कि एक और भी जान सकते हो, 1 पाउंड जो होता है लगभग 453 ग्राम होता है। ये तुमको देखते हो, जो कि अभी भी केक वगैरह इसी में यूनिट में लेता है, पाउंड में आता है। तो ये जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश में ये बहुत दिन तक तुम्हारा ये सिस्टम चलता रहा, जो कि फुट पाउंड अभी भी हम लोग के कॉमन बोलचाल में ये ज़्यादा प्रचलित है। किसी भी घर में कोई काम कर रहा है तुमको, मिस्त्री वगैरह, तो वो अभी भी आपको फुट में ही बात मेजर करता है। एक मैं कितना रूम का साइज बोलेगा तो फुट में ही सब जनरली बात करता है आज भी। ऐसा इसलिए होता है कि चूंकि हम लोग के पास साथ जो है यहाँ पर ब्रिटिश का शासन रहा, तो ब्रिटिश का जो सिस्टम है दैट इज FPS रहा, तो हम लोग के कॉमन चल भले जो किताब में है, जो कि हम लोग जो है आजकल SI सिस्टम में कन्वर्ट हो गए हैं, तो हम लोग के बुक में जो है तुमको FPS का प्रचलन भले नहीं है, कम है, लेकिन कॉमन जो यूज में आता है ये अभी भी काफ़ी टर्म यूज में आते हैं। इसमें फुट और इंच ये सब तो काफ़ी बोले जाते हैं, फुट, इंच, गज, ये सब तो अभी भी काफ़ी कॉमन हैं जो बोलचाल में। तो इस प्रकार से ठीक है, तो बुक्स में तो कम ही मिलता है फिर भी, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं FPS में। तो इसको नोट डाउन कर लो। और तुम्हारा तीसरा सिस्टम है, जो कि हम लोग तीसरा सिस्टम लिखते हैं जिसको MKS कहते हैं, इसको नोट डाउन करो। और एक का या तो इसको पहले मिटा देते हैं, इसको नोट कर लो। इसके बाद इसको इरेज कर रहे हैं, इसको वीडियो को रोक करके तुम इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो 2 सिस्टम हो गए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, कौन कौन, CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड, CGS सिस्टम। FPS फुट पाउंड सेकेंड, उसमें तुमको था कुछ यूनिट का कन्वर्सन मैंने बताया, यूनिट को क्या होता है। और जाहिर है कि उसमें जो है और सेंटीमीटर में लाने के बाद, जो सेंटीमीटर से आप मीटर जा सकते हैं, मीटर से किलोमीटर, जहाँ भी जाना चाहें उसमें जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर इसमें यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कहें, तो एक दिया जाए कि 1 माइल इक्वल्स टू
1 माइल इक्वल्स टू व्हाट किलोमीटर, अगर ये कहा जाए कन्वर्ट करने तो कैसे बदलेंगे? क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स करिए, फिल कीजिए। 1 माइल इक्वल्स टू डैश किलोमीटर, km फॉर किलोमीटर। तो इसको कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? देखो, जिस यूनिट से चल रहे हैं 1 माइल इक्वल्स टू 760 यार्ड होता है, 760 इंटू, अब यार्ड को फीट में बदल दो, ये फुट में आ गया तुम्हारा। ई फुट से क्या बदल दो, इसको इंच में बदलो, और इंच में जाने के बाद इंच, एक फुट में कितना इंच होता है? 12 इंच। और इंच में बदलने के बाद क्या कर सकते हैं इसको हम लोग? इंच से तुमको 2.54 क्या हो गया, ये सेंटीमीटर, cm हो गया। अब सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से हम लोग मीटर और किलोमीटर में जा ही सकते हैं। उस 100 से डिवाइड करें तो क्या जाएगा? मीटर, और फिर उसको 1000 से डिवाइड करें तो क्या जाएगा? किलोमीटर। तो एक बार में ही लिख दो, ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ट्रैक पर आ गए, तो ये तुमको 760, एक मतलब ये इतना क्या होगा तुमको? इतना यार्ड हुआ, एक यार्ड में 3 फीट, फीट 12 इंच, इंच बदल गया, ये क्या बदल गया? सेंटीमीटर बदल गया। सेंटीमीटर को क्या कर दिया हमने अब? हाँ, सेंटीमीटर को हमने मीटर में लेकर 100 से कर दिया, उसका 1000 से कर दिया तो क्या हो गया? ये किलोमीटर हो गया। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये तुमको करीब करीब 1.58 किलोमीटर के आसपास आ जाएगा तुमको ये इसका वैल्यू। तो इसको जो वैल्यू होगा तुमको 58 या 1.6 के अबाउट भी कह सकते हैं इसको। तो 1 माइल इज इक्वल टू 1.58 किलोमीटर करीब करीब ये होता है। इसको कॉमनली ऐसे याद करते हैं, 1.6 अगर करोगे तो इसको हम लोग याद करते हैं 5 माइल इक्वल्स टू 8 किलोमीटर, ऐसा करके भी आप रिमेंबर रख सकते हैं। तो माइल बड़ा यूनिट है डिस्टेंस मेजरमेंट का, और किलोमीटर तुम्हारा एक यूनिट तो है ही, जो कि अभी भी काफ़ी प्रचलित है, सब जगह यूज भी आता है। और माइल पहले बहुत ही प्रचलित यूनिट रहा था। तो जितने भी अभी जैसे किलोमीटर के तुम्हारा जो स्टोन लगे हुए रखते हैं हाईवे वगैरह पे, तो जो पुराने समय में जो स्टोन जो लगे हुए थे, जो कि ब्रिटिश टाइम में, वो माइल में लगे होते, मील में लगे होते थे। क्योंकि मील जो है तुम्हारा FPS सिस्टम का बड़ा यूनिट था। और अब तो माइल के बदला, मील के बदला किस में आ गया है? सारा स्टोन्स किलोमीटर में मापते हैं हम लोग। तो खैर ये तुम्हारा हो गया FPS सिस्टम। और अब जो है तुमको एक यूनिट से कन्वर्सन भी हो गया। अब इसको तुम लोग अपने से बदल भी सकते हो, इसको नोट डाउन करो। अब हम लोग आते हैं जो कि अभी जो नए जो सिस्टम्स हैं, अब उसकी तरफ आते हैं हम लोग। तो हमारा जो सिस्टम है जो कि अभी है, जो कि पहले चल रहा था, दैट इज MKS सिस्टम के बारे में देखते हैं। और MKS का इम्प्रूव्ड वर्जन जो कि 1960s के डिकेड में अपनाया गया है, दैट इज कॉल्ड SI सिस्टम। तो इसके बारे में, SI के बारे में थोड़ा सा देखते हैं थोड़ा देर में। पहले एक थोड़ा सा इसको MKS का देख लेते हैं, अब फिर SI में आते हैं, जो SI का चर्चा कर देते हैं। तो तीसरा जो तुम्हारा है ये सिस्टम, इसमें क्या है तुम्हें? और इसमें है तुमको MKS सिस्टम, MKS सिस्टम, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। तो जाहिर है कि यूनिट ऑफ लेंथ क्या हुआ? यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल्स टू मीटर, M हो गया ये तो लेंथ मीटर। और क्या होगा तुम्हें? यूनिट ऑफ मास हो गया तुमको किलोग्राम, kg। यूनिट ऑफ टाइम बराबर सेकेंड, इसका सिंबल S हो गया। ये 3 यूनिट हो गए, MKS मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। आज इसी का जो इम्प्रूव्ड वर्जन है तुम्हें, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? SI सिस्टम कहते हैं। तो चौथा जो तुम्हारा सिस्टम है दैट इज कॉल्ड SI सिस्टम। और इसमें ये जो तीनों यूनिट है ये हैं, ये तीनों जो है लेंथ मास टाइम के यूनिट के रूप में अभी भी SI सिस्टम ने एडॉप्ट किया ही है इसको। इसी को इम्प्रूव करके SI MKS को ही और ज़्यादा इम्प्रूव करके क्या बनाया गया? SI सिस्टम, जो कि जाहिर है कि तुमको पता होगा ये SI इसलिए कहते हैं, ये इंटरनेशनल सिस्टम है जिसे लगभग दुनिया के बहुत से कंट्रीज ने एडॉप्ट किया है।
ये तुमको एक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फ्रांस में है, इसलिए ये जो फ्रेंच वर्ड इसका होता है सिस्टमे डे इंटरनेशनल करके इंटरनेशनली, तो उसी के शॉर्ट फॉर्म के रूप में ये SI लिखा जाता है। तो जाहिर है कि इसका जो संस्था है जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर वेट्स एंड मेजर्स, जिसकी जो है हर 20 ईयर में CGPM होती है, जो कि जनरल कॉन्फ्रेंस का नाम है उसका, और उसी में ये जो भी चेंजेज करने होते हैं यूनिट के बारे में या कन्वेंशंस हैं, या तुम IPSC नाम सुना होगा, क्लास 10 वगैरह में पढ़ा होगा, IPSC सिस्टम जो कि हम लोग नेमिंग में करते हैं, तो ये सब इसी संस्था के सारे ब्रांचेज हैं। और वहीं पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर वेट्स एंड मेजर्स, इसी जगह पे सारे जो साइंस में किस बहुत से कन्वेंशन होते हैं कि किसको प्लस लेना है, किस चीज़ को क्या लेना है, माइनस लेना है, ये सब कन्वेंशंस हैं। उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, बट वो कन्वेंशन जो कि तय किया जाता है इस मीटिंग में, तो सब लोग उसी को अडेप्ट करते हैं। या नए जैसे कि केमिस्ट्री में जो एलिमेंट के डिस्कवरी होते हैं, तो उसके नाम वगैरह भी यहीं डिसाइड होते हैं। तो ये सारी संस्थाएं जो कि इसको रेगुलेट करती है, और इसलिए इससे फ़ायदा ये होता है कि पूरे वर्ल्ड के जो सारे कन्वेंशन हैं, सारे यूनिट, सब लोग एक जैसे होते हैं। तो इसका लाभ क्या होता है कि आप किसी भी कंट्री के बुक्स या किसी चीज़ को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। नहीं तो एक जगह दूसरा, एक कंट्री में यूज होता होगा सिस्टम, दूसरा का वहाँ का बुक हम लोग यूज करेंगे, तो वहाँ क्या हो जाएगी, हमें परेशानी हो जाएगी। फिर हमें जो है उसके यूनिट में मतलब बेहतर वे में अपडेट करने में हमें क्या लग जाएगा, दिक्कत होगी। तो इसलिए SI सिस्टम अपनाने से यही है कि पूरे वर्ल्ड में तुमको ये अडॉप्ट कर लिया गया है, जिस कारण से हम लोग आसानी से कर सकते थे। तो SI सिस्टम का कुछ इंट्रोडक्शन हो गया। और SI सिस्टम में यूनिट को जो है तुमको ये फंडामेंटल यूनिट को 3 पार्ट में बांटा गया है। तो इसमें जैसे पहला यूनिट है दैट इज फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। तो इसमें फंडामेंटल यूनिट जो होगा, SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। इन SI सिस्टम कितने फंडामेंटल यूनिट है, 7 फंडामेंटल यूनिट हैं। तो सबके नाम को लिख दिया जाता है, यहीं लिख देते हैं, उसका सिंबल वगैरह भी लिख दिया जाता है। तो लेंथ का क्या हो गया इसका, तो टेबल ही बना देते हैं। चलो ये लिख लो, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। और इन सबों के नोट्स तुम चाहोगे तो तुमको ऐप पर तुमको मिल जाएगा, राइस्टोटल ऐप पे जा करके उसमें तुमको ये सब लिख सकते हो नोट्स के रूप में। और ऐसे बोर्ड पर भी मैं लिख ही दे रहा हूँ, उसे याद भी हो जाएगा। तुमको थोड़ा सा समय लगता है बट पढ़ने में अच्छा ही रहता है, एक बार सामने से गुजर जाता है। लेंथ मीटर, इसका क्या हो गया, M हो गया। मास हो गया तुम्हें, लेंथ के बाद क्या हो गया तुम्हारा दूसरा फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, मास हो गया। इसका क्या हो गया, मास का क्या होगा तुमको, किलोग्राम हो जाएगा, मास का किलोग्राम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, केजी मास। टाइम का क्या हो गया, किसी भी बुक में देख सकते हो, NCERT बुक्स वगैरह में भी दिया हुआ है तुमको, उससे लिस्ट भी देख सकते हो, या वर्मा बुक में भी सब में लिखा हुआ है। किसी भी बुक से लिख सकते हो, या राइस्टोटल ऐप पर भी जाकर इसको कॉपी क्या कर सकते हो, तुम कर सकते हो। इसे मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार बोलना भी था ही। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा तुम्हें, ये केल्विन, केल्विन के हो गया। टेम्परेचर के बाद क्या है तुमको, टेम्परेचर के बाद हो गया तुमको इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसका क्या हो गया, एम्पियर, एम्पियर ए हो गया तुमको। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको कहते हैं हम लोग कैंडेला, CANDELA, कैंडेला CD। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड मोल, और इसका सिंबल में MOL करके लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया 7 है यूनिट। और इन सबों के डिफिनेशंस भी दिए गए, जैसे मीटर को कहते हैं, इसको लाइट जो वैक्यूम में ट्रेवल करता है उसके आधार पर डिफाइन किया गया है कि मीटर जो, इसके डिफिनेशंस वगैरह को आपको याद रखना जरूरी नहीं है, पूछा नहीं जाता है, फिर भी यूनिट की जैसे हर किसी को डिफाइन किया गया कि अगर ये जो है तुमको कोई मीटर स्केल है तुम्हारा, वो तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, जहाँ पर भी जो कि तुम्हारा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि रखा हुआ है तुम्हारा, वो तो नष्ट हो सकता है। तो उसको लिए एक डिफाइन कर दिया गया कि अगर वो नहीं भी है तो भी उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो ये तुमको फंडामेंटल यूनिट हो गए। मीटर जैसे क्या क्या गया है, लाइट 1/299,792,458 इतना सेकंड में
लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस कवर करे दैट्स डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 मीटर। सेकेंड के दिस मच पार्ट में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करता है दैट इज कॉल्ड 1 मीटर। एक जो तुमको देखोगे ऐसे बुक में एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये पूछा हुआ कि व्हाई नॉट 3 × 10⁸ मीटर। इसके बहुत करीब का इतना ज़्यादा नंबर लेने की क्या जरूरत थी। इस तरह का नंबर 3 लाख भी तो ले सकते थे, 3 × 10⁸ भी ले सकते थे वहाँ पर, क्योंकि 3 × 10⁸ इट इज़ वेरी नियर टू दैट नंबर। और क्यों नहीं मतलब एक सेकेंड में जितना चलता है दैट इज कॉल्ड 1 मीटर। ऐसा क्यों नहीं डिफिनेशन रखा गया। तो ये डिफिनेशन को यही क्यों रखा गया। तो इन सबों को इस बात का क्या जवाब हो सकता है कि इसके बदले एक बहुत छोटा नंबर, एक बहुत ही सिंप्लीफाइड नंबर 3 × 10⁸ क्यों नहीं ले लिया गया कि वो एक सेकेंड के 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड में जितना दूर जाता है लाइट क्या होगा वो दैट इज 1 मीटर। उसको क्यों नहीं डिफाइन किया। दूसरा मैंने कहा अभी कि लाइट को 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसे क्यों नहीं लिया गया। तो इसके लिए क्या जवाब हो सकता है। इसका एक जवाब तो ये हो सकता है कि यूनिट जो मीटर स्केल है लोग पहले से यूज कर रहे हैं, डिफिनेशन आपने बाद में बनाया है। तो अगर हम डिफिनेशन उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं करेंगे जो कि पहले से बना हुआ मीटर है तो पूरे वर्ल्ड के मीटर स्केल को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो उसको चेंज करने के बजाय, मीटर स्केल को चेंज करने के बजाय क्या प्रैक्टिकल बात है कि आप अपनी डिफिनेशन को एडजस्ट करें। तो जाहिर है कि मीटर स्केल को चेंज करना पूरे वर्ल्ड का काफ़ी डिफिकल्ट होगा, जो कि और तो उसके बदले क्या कर सकते हैं, आपको ये एडजस्ट करना चाहिए। दूसरा कहा कि 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस गया तो उसको 1 मीटर भी मान सकता था, तो वो बहुत लार्ज हो जाएगा। 1 सेकेंड में बहुत लाइट ज़्यादा 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो इट इज़ वेरी लार्ज। तो हम लोग छोटे छोटे जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने में डिफिकल्टी होती है। तो यूनिट ऐसे होने चाहिए कि जिससे कि हम इजिली क्या कर सकें, किसी चीज़ को मेजर भी कर सकें। तो तुम लोग को ये जो तुम्हारा है जो डिफिनेशन डिफाइन किया गया, जैसे केजी को इसी प्रकार डिफाइन किया गया जो कि उसके उस संस्था में रखे हुए एक प्रोटोटाइप जिसको केजी कहते हैं। सेकेंड जो है तुम्हारा सीजियम क्लॉक के आधार पर इसको तय किया गया 9 अरब से ज़्यादा एक फ्रीक्वेंसी में जो इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट से सीजियम एटम में सेकेंड एटम में ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाने में जो समय लगता है दैट इज इतना वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 9 अरब वाइब्रेशन में जो टाइम लगा दैट इज 1 सेकेंड। तो इस तरह सबको क्या क्या डिफाइन किया गया है। एम्पियर का डिफिनेशन जो तुम्हारा किया गया है, जो कि तुम्हारा क्लास 12 में गए, जो कि मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में वहाँ पर पढ़ाई होती है। तो इस तरह से सबको डिफाइन किया हुआ है, सबका डिफिनेशन है। तो फिलहाल डिफिनेशन के यहाँ पर मतलब डिफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ चर्चाएं कर दी जो कि तुम्हारे लिए जितना आवश्यक था वो तुम्हें चर्चा हो गई। तो ध्यान क्या रखना है, 7 फंडामेंटल यूनिट है, जिसे मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। लेंथ का क्या होगा तुम्हें ये टेबल तुम राइट ऐप पर भी लिख सकते हो और या तुम्हारे किसी भी बुक में ये उपलब्ध है, तो जिसको यहाँ पर अगर रीडेबल नहीं है तो उसमें यूज कर सकते हो। तो जिसको मैंने तेजी से लिख दिया। तो फंडामेंटल यूनिट हो गया तुम्हारा, लेंथ का क्या हो गया मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, मैं एक बार मेमोराइज कर दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो गया एम्पियर, टेम्परेचर का क्या हो गया तुमको केल्विन, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर दैट इज केल्विन। तुम्हारा हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या हो गया तुम्हारा कैंडेला, और तुम्हारा क्या हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो ये 7 बेसिक यूनिट हो गए या फंडामेंटल या बेसिक यूनिट। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। कितने सप्लीमेंट्री यूनिट है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं इसमें। सप्लीमेंट्री यूनिट इसमें कितने हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन है, प्लेन एंगल जो कि हम लोग जनरली यूज करते हैं, प्लेन एंगल का है तुमको रेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट क्या हो गया रेडियन, एक डिग्री जो हम होता है वो दैट इज नॉट असाइन यूनिट। और दूसरा तुमको सॉलिड एंगल, इन दोनों को सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं, स्टेरेडियन, STERADIAN, स्टेरेडियन हो गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा हो गया, ये प्लेन एंगल का क्या होगा तुम्हारा रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। तो ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। बाकी तीसरा जो यूनिट होता है जो कि अब जैसे कि तुमको इसमें कह सकते हो प्लेन एंगल, तुम जो कि लाइन के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड, ये प्लेन एंगल है तुम्हारा। ये जो थीटा जो बना दैट इज थीटा जो हम लोग लिखते हैं अक्सर, तो ये तुम्हारा क्या होगा, तो किसी भी 2 रे के बीच में जो एंगल बन गया ये प्लेन एंगल है। तो इसको डिग्री में मेजर कर सकते हो या डिग्री को रेडियन में कर सकते हैं, जिसमें कि एक दूसरे में कन्वर्सन होता है। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो तुम ये देख सकते हो, ये तुम्हारा दोनों में कन्वर्सन हो गया, डिग्री को किस में बदलने का, रेडियन में। और दूसरा एक एंगल होता है दैट इज कॉल्ड स्टेरेडियन। ये किस तरह का एंगल होता है, ये एंगल के बारे में अभी तक नहीं देखा होगा। जैसे कि एक इमेजिन करो, सॉलिड एंगल के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। मान लेते ये मेरा हाथ है, यहाँ पर जो है तुमको इस हाथ के हर एक पॉइंट से यहाँ पर ऐसे इमेजिन करो, यहाँ पर एक सब को मिला दो एक,
तो यहाँ पर एक एंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे जो एपेक्स जहाँ बनेगा उस जगह पे एक एंगल बनता हुआ तुम्हें क्या हो रहा दिख रहा होगा, यहाँ से सबको लाइन से मिलाओ पूरी जगह पर, तो एक यहाँ पे एपेक्स पे एंगल बन रहा होगा, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड एंगल। और इस एंगल को तुम कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, ऐसा ही कुछ ऑब्जर्वेशन होगा जब तुम समझ सकते हो कि एक कोन जैसे तुम्हारा बना हुआ है, नीचे सर्कुलर होता है और यहाँ एपेक्स में क्या होता है, यहाँ मिलाते जाते हैं, तो कोन के जो वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड एंगल। या हम लोग जो कि देखते हैं जिसमें कि हम लोग मूंगफली खाते हैं या झालमुड़ी खाते हैं हम लोग, जो कि तो उसका जो ठोंगा बना हुआ होता है उसका जो एपेक्स पे बना हुआ है एंगल, दैट एंगल इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड एंगल। तो ये सब तुम्हारे क्या हो गए सॉलिड एंगल के, तो उसको स्टेरेडियन में मापा जाता है, दैट इज 3 डायमेंशन एंगल। तो जैसे कि हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में इसको पढ़ोगे, थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, तो उसको कहते हैं सरफेस एरिया बाय आर्क का स्क्वायर, सरफेस एरिया बाय आर्क का स्क्वायर करके सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं हम लोग। तो प्लेन एंगल को हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, और सॉलिड एंगल को एरिया बाय आर्क का स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं उसको, कोई भी क्लोज सरफेस जो होता है किसी पॉइंट पर, जो कि अपने इंटरनल पॉइंट पर कोई भी क्लोज सरफेस का मतलब हो गया जैसे स्फीयर है, तो स्फीयर जो कि अपने अंदर के किसी भी पॉइंट पर 4 पाई स्टेरेडियन का एंगल बनाएगा। कोई भी क्लोज सरफेस अपने जो कि किसी भी इनसाइड के पॉइंट पर कितना बनाता है, 4 पाई का सॉलिड एंगल बनाता है। तो ये सॉलिड एंगल के बारे में कुछ जानकारी हो गई, जो कि ये नया टर्म आया तो मैंने उसके बारे में कुछ बता दिया, जो कि तुम्हारा सॉलिड एंगल को निकालते हैं कैसे, और इन सबों के बारे में जैसे कि ये जो तुम्हारा है, इसको जो ट्रिग्नोमेट्री का जो तुम्हारा लेक्चर होगा, ट्रिग्नोमेट्री में इसे आपको बताया जाएगा, तुम जो एंगल को मेजरमेंट का दिया हुआ है, तो उसमें मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट है डिग्री रेडियन, इन सबों में कन्वर्ट करके इन सबों में और भी क्लासेस लिए जाएंगे, जो कि फिजिक्स में भी तुम्हें ऐसे जरूरत पड़ती है, वो जानना ही पड़ता है, तो उसमें भी तुम्हें आएगा। और जब लार्ज डिस्टेंस का जो मेजरमेंट जो अभी पढ़ाएंगे इसके में आगे आने वाले क्लास में, जो कि फिजिक्स का लेक्चर होगा, लेंथ ऑफ मेजरमेंट लार्ज डिस्टेंसेस, तो वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ भी कुछ चर्चाएं होगी। तो इस प्रकार चर्चा तो होती ही जाएगी, ये सब तो कॉमन है जो कि यूनिट हैं जो कि अब यूज में आते हैं। अब हम लोग तीसरा आ जाते हैं, तीसरा यूनिट में जो कि है तुम्हारा जो एसआई सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। थर्ड क्या है तुम्हारा, डेराइव्ड यूनिट, the unit which depends upon fundamental or supplementary unit is called derived unit। ये दोनों पर जो निर्भर करता है वो क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री यूनिट, ये डेराइव्ड यूनिट कहलाएगा। तो डेराइव्ड यूनिट के क्या एग्जांपल हो गए, तो डेराइव्ड यूनिट हो गया जैसे कि वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड, जैसे एग्जांपल हो गया इसको, एग्जांपल यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये तुम्हारा जो है क्या कहते हैं, ये डेराइव्ड यूनिट का एग्जांपल है, क्योंकि ये लेंथ के यूनिट मीटर एंड टाइम का यूनिट सेकेंड पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से जैसे कि हम लोग यूनिट ऑफ डेंसिटी कहें केजी पर मीटर क्यूब, तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मास दैट इज केजी एंड डिस्टेंस दैट इज मीटर। इसी तरह से कोई भी यूनिट जो कि इन सबों पर निर्भर करेगा वो दैट डिपेंड्स अपॉन दिस यूनिट्स, 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, दे आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। और कुछ डेराइव्ड यूनिट्स है जिसके स्पेशल नाम भी दिए गए हैं, जैसे न्यूटन कहते हैं हम लोग। न्यूटन क्या हो गया, फोर्स का होता था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग एक नया नाम दे दिया जिसको हम लोग न्यूटन कहे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज कॉल्ड जूल। तो इसी प्रकार जैसे वाट है तुम्हारा, टेस्ला, तो अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी के जैसे कि दे दिए हर्ट्ज पर सेकेंड को हमने एक नया नाम दे दिया। तो कुछ साइंटिस्ट के सम्मान के रूप में उसके ऑनर में जो यूनिट के हैं वो नाम दिए गए हैं, जो कि किसी साइंटिस्ट के ऑनर में नाम दिया जाता है या किसी व्यक्ति के नाम पर दिया गया, दैट्स सिंबल शुड बी कैपिटल लेटर। और जनरली जो तुम्हारा और बाकी जो है जैसे मीटर, ये सब स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, सारे यूनिट जैसे सेकेंड ऐसे सारे किस में लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर में। बट जो कि क्या होगा तुम्हारा
किसी साइंटिस्ट के नाम पर लिखा गया, किसी के साइंटिस्ट के ऑनर में लिखा गया है, दैट्स द सिंबल विल बी इन कैपिटल लेटर। और उसका लेकिन जब अगर पूरा न्यूटन आप पूरा लिखते हैं तो NEWTON, तो वो स्मॉल ही होगा, स्मॉल n। अगर आप उसका सिंबल देते हैं तो वो कैपिटल N होगा, बट अगर पूरा लिखते हैं NEWTON तो न्यूटन तो क्या हो जाएगा, वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। और दूसरी बात जो कि तुमको यूनिट के बारे में कही जा सकती है कि कभी भी वो प्लूरल में नहीं लिखा जाता है, ऑलवेज इट शुड बी रिटन इन सिंगुलर। और नो एपोस्ट्रोफी, नो पंक्चुएशन मार्क शुड बी फॉलोड आफ्टर द यूनिट। जैसे 5 मीटर्स को लिखना ये गलत होगा, इट इज रॉन्ग थिंग। या उसमें फुल स्टॉप या कॉमा देना वो भी गलत है, 5 मीटर के बाद आप यहाँ पे कॉमा दीजिए, फुल स्टॉप दीजिए, ये भी गलत तरीका होगा। और आप जब भी लिखें नाम जो कि नाम के पर्सन के नाम पर है, दैट इज न्यूटन, N होगा कैपिटल लेटर। तो ये सब आपको इसके यूनिट के बारे में सावधानी देखना है। और SI सिस्टम में कुछ प्रीफिक्सेस यूज किए गए हैं, तो इसको जाहिर नोट डाउन कर लो। मैं कुछ SI सिस्टम के कुछ प्रीफिक्सेस में बता देता हूँ। SI सिस्टम में कौन कौन से प्रीफिक्स या यूज किए गए। प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आजकल तो काफ़ी फेमस तुम्हारा प्रीफिक्स है जो कि जानते हो कि इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसको वीडियो रोक करके नोट कर लो, जो भी इसमें नोट करना चाहो, या अपनी बुक से या लाइव ऐप से भी इसको लिख सकते हो, या NCERT बुक हो, SC वर्मा का बुक हो, कहीं से भी नोट कर सकते हो इसको। कुछ एक बातें जो यूनिट वगैरह का दिया हुआ है, जो कि टेबल बना सकते हो। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ जो प्रीफिक्सेस का मतलब जो कि हम लोग कॉमनली आजकल काफ़ी यूज करते हैं, जैसे गीगाबाइट, मेगाबाइट, या अभी तो अब टेरा में जाने लगा। तो इन सबों का मतलब क्या होता है, गीगा, मेगा या मेगावाट, जो कि मेगावाट का भी काफ़ी यूज सुना होगा, गीगावाट। तो ये सब जैसे यूनिट है, तो ये सब जो है SI यूनिट के आगे में जो है प्रीफिक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो कि SI सिस्टम में अलाउड किए गए हैं। जैसे किलो, हेक्टो, डेसी, डेका, ये सभी तुम्हारे क्या हैं, प्रीफिक्सेस हैं। लेकिन जनरली जो SI सिस्टम में है वो 3 के मल्टीपल में दिए गए हैं। तो जो ये भी टेबल तुम देखोगे तुम्हारे जो NCERT SC वर्मा के बुक में दिया हुआ है, तो टेबल को तो क्या लिख दिया जाए, या लिख लोगे उसको, टेबल को उसी से लिख लोगे, या तुम जो है ऐप पर उसमें लिख लोगे। मैं कुछ समझा देता हूँ। जैसे कि 1 माइक्रोमीटर होता है, दैट्स इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁶ मीटर। एक माइक्रो का मतलब है 1 × 10⁻⁶, इसको माइक्रो पढ़ते हैं। ऐसे इसी में कुछ एग्जांपल दे देते हैं सीरियली ही। 1, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, माइक्रो, 1 माइक्रो हो गया। इसी टाइप से क्या है तुमको 1 नैनोमीटर, तो नैनो का मतलब छोटा में 10⁻⁹ मीटर। और इसी में जैसे इसको माइक्रो पढ़े और जैसे लिख ही देते हैं, देखो 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर क्या हो जाएगा तुमको, दैट्स इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, मिली। ये माइक्रो, नैनो, फिर क्या हो गया तुम्हारा इसमें पीको, 1 pm, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, पिकोमीटर, 10⁻12 मीटर। अपना मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के लिख सकते हो, P फॉर पिको, N फॉर, इसके बाद पिको के बाद FM, फेमटो, ये 10⁻15 मीटर कहते हैं। कितना कहते हैं, 10⁻15 मीटर। एटो कहते हैं AM, दैट्स इक्वल्स टू एटो, 10⁻18 मीटर। तो ये तो प्लस माइनस वाला में हो गया। अब प्लस वाला में देखो जैसे लिखते हैं, 10⁻3 को कहते हैं हम लोग किलो, 10⁻3 को क्या कहेंगे हम लोग, किलो, इसका सिंबल K होता है तुम्हारा। 10⁻6 को क्या कहेंगे हम लोग, मेगा। तो तुम इसे बुक्स में, SC वर्मा के बुक में भी दिया हुआ है, और किसी या बहुत से बुक में मिल जाएगा तुमको, इसे प्रीफिक्सेस लिखा हुआ रहता ही है। 10⁻9 हो गया, 10⁻9 को क्या कहोगे, 10⁻6 को कहोगे, 10⁻3 को होगा किलो, 10⁻6 को मेगा, 10⁻9 को क्या कहेंगे, गीगा, गीगा को G कहते हैं हम लोग। 10⁻12 आजकल तो डायरेक्ट हार्ड डिस्क वगैरह तो तुमको 10⁻12 टेराबाइट में आने लगा, टेरा है जैसे, ये सब नाम सुना ही होगा, टेरा, T कैपिटल, उसके बाद पेटा, P हो गया। तो ये सब बुक से देख सकते हो, इसको नोट डाउन कर लो, कुछ मैंने बता दिया। तो कैसे इसका मतलब क्या होता है, किसी भी यूनिट में, जैसे 1 नैनो सेकेंड है, कितना सेकंड हुआ, 1 नैनो सेकेंड इक्वल टू 10⁻9 सेकेंड। 1 पिको फैराड, फैराड इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो 1 पिको फैराड इज इक्वल टू व्हाट, 1 पिको फैराड इक्वल टू 10⁻12 फैराड। 1 पिको फैराड, फैराड नहीं, ये सब जैसे क्लास 12 में जाओगे तो उसमें पढ़ोगे, तुमको ये कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, 10⁻12 फैराड। 1 नैनो सेकेंड,
इक्वल टू व्हाट 1 × 10⁻⁹ सेकेंड। तो जब याद रखो कि n फॉर 9 हो तभी तो पता इसको समझ पाओगे। तो ये जो तुमको टेबल है, तुमको एनसीईआरटी एस का बुक ले लो, उसमें चूंकि क्वेश्चन भी बनाने के लिए बेहतर बुक है, वहाँ भी तुमको मिल जाएगा ऐसा का लिखा हुआ, या एक कुछ हद तक लिख भी दिए हैं, तो तुम इसको जो है समझ गए होगे किस ढंग से साइड प्रीफिक्सेस इन सबों का यूज करते हैं। तो जाहिर है कि तुम्हारा किसका ये हो गया, तुम्हारा ये, तो तुम्हारा जो है कि ये तुम्हारा जो क्लास है, ये यूनिट के बारे में तुम्हारा ये जानकारी हो गया। अब तुमको जो है इस लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं, और इसमें जाहिर है कि इसके बाद जो तुम्हारा लेक्चर होगा इसमें तो तुमको यूनिट्स वगैरह के बारे में पढ़ो। तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें कि तुमको ये पढ़ने के बारे में भी कुछ बता दिया गया कि किस प्रकार से इसको पढ़ाई कर सकते हो तुम फिजिक्स की। तो इसके लिए मैंने बताया कि तुमको जो भी तुम्हें इसमें जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो भी तुम्हारा दिक्कत होगा, जो भी चीज़ इसमें तो जितने हैं काफ़ी इंट्रोडक्शन दिया गया। नेक्स्ट लेक्चर जो जस्ट इसी का होगा, इस फिजिक्स का जो सेकंड लेक्चर जो कि तुम्हारा होगा हमारा वीडियो लेक्चर, वो तुम्हारा डायमेंशन पर इसमें बताएंगे। तो यूनिट उसके इस लेक्चर में हमने क्या कवर कर लिया, तो एसआई सिस्टम को कवर कर लिया, सारे सिस्टम ऑफ यूनिट के डिफिनीशन, और हमने बता दिया कि किस प्रीफिक्सेस वगैरह क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, और टेबल्स वगैरह तुम अपना बुक से नोट कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम लोग क्या करें, समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।